हेलो भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। और यूपी टीईटी की बात कर रहे हैं। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना, हमें जल्दी से जल्दी पढ़ाई करनी है। और आज मैं यूपी टीईटी में प्रीवियस ईयर लेके आया हूं कि पीछे के सवाल कैसे आते हैं, जिससे आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सके कि आपको किस तरह की पढ़ाई करनी है और किस स्तर से आप पढ़ रहे हैं और आगे आपको किस तरह का पढ़ना है। तो 13 नवंबर 2011 को ये पेपर हुआ था। वो वाले पेपर क्या श्रृंखला है, पूरा पेपर सोल्यूशन में आपको कराऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। मजा आएगा, आप देखेंगे किस तरह के नए नए ट्रिक्स और नई नई बातें की तरह से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो जितने लोग भी देख रहे हैं फटाफट वीडियो को सब लोग शेयर कर दो भाई, हर जगह फैला दो। और जब भी देखो आप क्लास को सबसे पहले लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आज आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं क्लास से रिलेटेड। एक बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है, यूपी टीईटी का पाठशाला बैच, है ना। यूपी टीईटी का पाठशाला बैच स्टडी 91 पे चल रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार सा बैच है। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना फोन उठाना है और इस नंबर पे कॉल कर देना है 9455069191। अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो इस पे चुपचाप कॉल कर लीजिए और यूपी टीईटी लिख दीजिए बस, ठीक है ना। यूपी टीईटी, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। यूपी टीईटी के बारे में टोटल जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको यूपी टीईटी का बैच मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूं कि आप किसी भी नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, पेपर होगा, ऑन द टाइम होगा। जैसे टेंटेटिव डेट दिसंबर जनवरी की बात की जा रही है, तो दिसंबर के एंड में पेपर होना निश्चित है। तो आपके पास समय बहुत कम है, त्योहार चल रहे हैं, त्योहारों में समय कम मिल पाता है, समय वेस्ट हो जाता है, समय नहीं बच पाता है। इंतजार किस बात की है मेरे भाई, इंतजार मत करो किसी भी चीज का। आप शानदार तरीके से यूपी टीईटी की तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है 9455069191। स्टडी 91 का ऑफिशियल नंबर है। बात समझ में? तो पाठशाला बैच यूपी टीईटी के लिए तैयार हो गया। यूपी टीईटी के अलावा अगर किसी और भी टेट के लिए आप बच्चे हो, जैसे मैं आप बात करूं कि आप बिहार टेट हो, एमपी टेट हो या राजस्थान टेट हो या किसी भी टेट के आप स्टूडेंट हो, अगर आप टीईटी नाम के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस बैच में एनरोलमेंट जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ले लीजिए, ठीक है ना। मुझे है कि बहुत सारे लोगों का आप में से तकलीफ होगी, बहुत सारे लोग कुछ भी कह सकते हैं, कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा काम है पढ़ाना, हम हर चीज यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकते। कुछ के लिए देखो और भी टीचर्स आते हैं जो बाहर से आते हैं, जैसे आते हैं उनके लिए पढ़ाना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं, समझदार हैं काफी, मुझे इतना उम्मीद है। बाकी मैं आपको पेपर सॉल्यूशन दिखाऊंगा कि किस तरह का पेपर होता है, किस तरह का लैंग्वेज आता है और किस तरह का पेपर बनते आ रहा है प्रीवियस ईयर में, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं हम सवालों की तरफ। आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, चाहे आपको बैच लेना है या नहीं लेना, लेकिन स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और पढ़ाई लिखा में मन लगा दीजिए, किसी भी चीज का इंतजार मत करिए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, सर यहां पे 31 नंबर क्यों लिखा है ना। 31 नंबर इसलिए लिखा है मेरे भाई क्योंकि 31 को जब आप देखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, जब आप 31 को देखेंगे तो 31 इसका एक सीरीज है, पूरे 150 सवाल आते हैं। तो 1 से लेकर 30 हो सकता है, साइकोलॉजी का हो, संस्कृत का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज का हो। ये 31 से जो है, 31 मतलब कि आपका है, ये मैथ का सेक्शन है, ठीक है। सवाल है 4 - 1/7। ये मैं इजी क्वेश्चन नहीं, मैं आपको ऐसा ना सोचो कि सर ये क्या दे रहे हो, ये आया हुआ है 13 नवंबर 2011 को, ये आया हुआ है क्वेश्चन और इसको कोई भी लगा सकता है। बताओ 4 में से 1/7 को घटाना, 7 को 28 - 1 27/7 कितना हुआ मेरे भाई, 27/7। 27/7 का मतलब 3 से भाग करो, 7 तरीके 21, 3 बार इसमें भाग करेंगे, 3 बार जाएगी, 6 बचेगा, 3 से ही 6/7, ये इसका आंसर बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन बन गया। बहुत ही आसान सवाल होता है, बहुत ही आसान, लेवल बहुत आसान है। देखो जब 2011 के मैं पेपर शुरू किया हूं, 2011 में टीईटी की शुरुआत हुई थी, उस समय पेपर बहुत आसान आता था, बहुत ही हलवा पेपर। लेकिन आप रिसेंटली देखेंगे जब 2018, 2019, 2020 के पेपर जब मैं आपको कराऊंगा, अभी वो भी मैं आपको कराऊंगा, जल्दी कराऊंगा, पर डे एक पेपर में आपको कराऊंगा और प्रीवियस ईयर के सारे पेपर करा दूंगा, ताकि यूपी टीईटी के बच्चों को जो प्रीवियस ईयर का डर रहता है कि प्रीवियस ईयर से सर किस पैटर्न पे सवाल आते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो आंसर बना वो 3 होल नंबर 6/7 आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ इसका उत्तर यहां पे लिखा हुआ है। अगला सवाल देखो, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। अरे भाई बहुत ही आसान सवाल है ये। देखो 3 पेंसिल, देखो कैसे लगाते हैं, एकदम शानदार तरीका बताता हूं। एक एक नियम का सवाल है। 3 पेंसिल का दाम 20 रुपया है, तो आपसे कहा है 6 दर्जन पेंसिल, 6 दर्जन पेंसिल। अच्छा, 1 दर्जन में 10 पेंसिल होती है ना। 1 दर्जन में कितनी पेंसिल होती है?
हाँ, एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो मेरी क्लास है शाम को 7 बजे जो स्टडी 91 पे चलती है वो चलती रहेगी, उसके लिए परेशान नहीं होना आपको, ठीक है ना, वो चलती रहेगी, इसका स्लॉट अलग है, आपको पता ही है, ठीक है ना। चलो 6 दर्जन पेंसिल की बात करूं, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 6 दर्जन में 12 छक 72, यानी आपसे पूछा है 72 पेंसिल कै रुपया मिलेगी, 72 पेंसिल कितने रुपए में मिलेगी, आपसे ये पूछा है। देखो बहुत ही आसान है तरीका इस तरह का सवाल, बहुत ही इजी, एकदम इजी तौर पर लगा सकते हो। अच्छा बताओ, 3 में आप 3 पेंसिल का दाम 20 है, तो 72 पेंसिल का दाम 3 में किसका गुणा किया आप, 3 में किसका गुणा किए हैं, तो 24 तिहाई 72 होता है, यानी 24 का गुणा किए हैं। एक एक नियम के हिसाब से अगर इस साइड 24 का गुणा किए तो इधर भी आपको 24 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि जो इसका मान आएगा 24 दूनी के 48, 480 रुपए, यानी 6 दर्जन पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 480 रुपया। आपको एक पेंसिल का दाम नहीं निकालने वाला, वो जमाना गया जब एक पेंसिल का दाम निकाला करते थे, ओहो एक पेंसिल का दाम ये है, फिर इतने पेंसिल का दाम ये है, फिर 6 दर्जन में इतने पेंसिल होते हैं, ये सब नहीं करना आपको, आपको डायरेक्टली दिमाग लगाना है, ठीक है ना। दिमाग क्या है भैया, 6 दर्जन पेंसिल, यूपीटीईटी वाले ध्यान से देखें, 6 दर्जन पेंसिल की बात मैं कर रहा हूं आपसे, ठीक है। अब 6 दर्जन पेंसिल की बात कर रहा हूं, तो 3 पेंसिल का दाम 20 रुपया है, तो 6 दर्जन में 72 पेंसिल होते हैं, तो 3 चौक को 3 में 24 का गुणा होता है तो 72 आता है, इसका मतलब रुपीज में भी 24 का गुणा हो जाएगा। ये आ गया आंसर इसका 480। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान सवाल है ये भी। एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई, टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है, बताओ। अब जैसे मान लो कि आप में से अगर जिनको मैथ नहीं आती वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये क्या आ गया, कैसे आ गया। देखो सारे बच्चे मैथ्स में बहुत स्कॉलर नहीं होते, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर के हैं, 2011 का पेपर है ये। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स बहुत वीक होता है, कोई बात नहीं, उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, उन्होंने आर्ट्स ले लिया था, बीए ले लिया था या फिर ऐसा, तो वो पढ़ नहीं पाए मैथ, कोई बात नहीं। कंपटीशन लेवल की मैथ वो भी नहीं कर सकता जो बीटेक होल्डर है या एमटेक होल्डर है, फर्क नहीं पड़ता यहां पे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता मेरे भाई। आप भले ही स्कॉलर हो, आप पीएचडी में पूरा स्कॉलर कर रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स में आप पूरी किताब ले रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस कंपटीशन लेवल की, कंपटीशन की दुनिया में नहीं आते तब तक आपको नहीं पता चलेगा। कंपटीशन लेवल में बहुत सारी चीजें होती है, एक होता है एक्यूरेसी, जो आपको सवालों को सही करना, दूसरा होता है आपका स्पीड। एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मैटर करती है कंपटीशन लेवल के एग्जाम में। जब भी आप कंपटीशन लेवल की बात करते हैं तो यहां पे आपको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड बनानी होती है और उसकी जिम्मेदारी हमारी है। बात समझ में आ रही है? चलो 20 लीटर पेट्रोल ऐसा दिया है आपको, देखो 20 लीटर था, कह रहा है 20 लीटर में से 3 लीटर का रिसाव के कारण उड़ गया, मतलब इसमें से 3 लीटर निकल गया। तो बताओ 3 लीटर निकल गया तो कितना लीटर बचा? 17 लीटर बचा। 17 लीटर क्या है? रिमेनिंग है। ये 17 लीटर आपसे नहीं पूछा, आपसे बोला है टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल बचा है, प्रतिशत में बताना है। अब प्रतिशत में बताना है तो 17 लीटर टोटल का, हमेशा टोटल का, टोटल कितना है? टोटल कितना है? तो टोटल 20 लीटर है, यानी 17 लीटर 20 का कितना परसेंट है, यही आपसे पूछा है। इसने इसको उड़ा दिया कितनी बार में? 5 बार में, और 17 पचे 85% आएगा। मतलब कि 3 लीटर उड़ने के बाद 85% पेट्रोल अभी भी उसमें बचा हुआ है। कितना परसेंट? 85% पेट्रोल अभी भी उसमें बचा हुआ है भाई, 85% पेट्रोल अभी भी उसमें बचा हुआ है। अगला देखो 85, इसका आंसर भी आया। सारे क्वेश्चन के आंसर और मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप स्टडी 91 आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन होकर इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। जो भी बच्चे हैं वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए और इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। शुभम सिंह मैथ्स, ठीक है, शुभम सिंह मैथ्स, ये आप अपने टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए और आप आसानी से पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे और स्टडी 91 की वेबसाइट पे भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगला सवाल देखो, 8.2 सेंटीमीटर, कितना? 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी? परिसीमा का मतलब होता है परिमाप। अब वर्ग का परिमाप पता होना चाहिए, वर्ग का परिमाप या परिसीमा या परिमाप। वर्ग का परिमाप जो होता है मेरे भैया वो होता है 4 गुणे ए, 4 गुणे भुजा होती है। क्या होता है? 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे में भुजा कितनी है? 8.2, तो 8.2, 4 दूनी के 8, 8 चौको 32, 32 यानी कि 32.8,
32.8 इज द राइट आंसर। 32.8 इसकी परिसीमा आएगी। बहुत ही आसान सवाल। 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप, चारों भुजाओं का। कभी भी अगर परिमाप आपसे पूछेगा तो चारों भुजाओं का योग ही किसी भी आकृति का परिमाप होता है। अगर त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज का परिमाप पूछेगा चारों भुजाओं का योग, पंचभुज पूछा पांचों भुजाओं का योग, चाहे जितना भी भुज पूछे सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। क्षेत्रफल अगर पूछेगा वर्ग का तो भुजा का स्क्वायर होता है। अगर क्षेत्रफल भी पूछता तो आप बता देते। 32.8 ये आंसर आपका आया हुआ है। अगला सवाल ये देखो, ऐसे छोटे छोटे सवाल पहले बनते थे जब आप टेट की बात करें। अब ये सवाल इस तरह के नहीं देखे जाते हैं एग्जाम में। जैसे ये देखो 44 माइनस में 6 प्लस में 43 इंटू में 2 माइनस में 87 ये लिखा हुआ है। अब ये सरलीकरण का सवाल है। अब सरलीकरण में तो आपको पता है कि वी बॉड मास मैंने पढ़ाया है, जिन बच्चों को उन्हें पता है। मैंने टेट भी आपको पढ़ाया और टेट के लिए बहुत ही शानदार सा वी बॉड मास सिंप्लीफिकेशन लगता है। अब इसमें ब्रैकेट व्रैकेट तो है नहीं। अब यहां से हमारा चलेगा बॉड मास में DMAS। डी का मतलब हो गया डिवीजन, डिवीजन भी इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, भाग कहीं दिख नहीं रहा है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब सबसे पहले इसमें गुणा करना है आपको। अब गुणा करिए तो 44 माइनस 6 तो ऐसे ही रहेगा। पहले किसको करना है तो आप कह रहे हैं सर पहले इस गुणे को करना है, तो प्लस में 43 दूनी के 86 और उसके बाद जो आगे लिखा है उसको आगे एज इट इज लिख दिया, माइनस में 27 आपने लिख दिया इस तरह से। अब इसी को सॉल्व कर लो। ये 87 में 86 गया तो -1 बचा, -1 में -7 हो गया, 44 में से -7 गया तो कितना बचा 37। घटाना है सबको, 37 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। देखो 44 में से आप देखो 44 में से पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -1 आ जाएगा, -1 और -6 मिलकर -7 हो गया। 44 में से -7 घटेगा तो 3 इतना आ जाएगा। ठीक है ना। 37 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? 1 सही 1/2 में कितने आधे? 1.5 है, 1.5 में कितना आधा होता है ये आपसे पूछा है भाई। बहुत ही आसान चीज है यार। आप बताओ, एक आधा और एक आधा मिलके 1 बनाता है, मतलब आधा आधा मिलके 1 बनाएगा, और एक और आधा मतलब 3 आधे हैं। डायरेक्टली आप इस तरह से तो छोटा सा था तो आपने बता दिया। कल को मान लो बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करना है, पहले तो इसको भाग कर लो। 2 1 कम 2 1, 3/2। 3/2 में कितने आधे हैं? आधा का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। तो इसी में आप 1/2 से भाग कर दो, ये 2 से 2 खत्म, यानी आपका आंसर आ गया 3 आधे हैं। बात समझ में आ रही है? कल को मान लो कोई सवाल पूछ दिया कि 5 यहां से मान लो आपसे किसी ने कहा 5 सही 1/2 में कितने 1/4 हैं, कितने 1/4 हैं, तो आपको क्या करना है, पहले इसको चेंज करो। 5 दूनी 10 1 11, 11/2 में कितने 1/4 हैं, तो 1/4 से भाग कर दो। इसने इसको उड़ा दिया 2 बार में और ये ऊपर चला गया, यानी इसमें 22 1/4 हैं। कितने हैं? 22 1/4 मिलके आपको कितना बनाएंगे? 5 सही 1/2। तो अगर ऐसा सवाल आता है जितना पूछेगा उससे भाग कर देना है। यह सवाल अच्छा है यूपीटीटी के लेवल के हिसाब से। ठीक है ना, कुछ नया है, जैसे 3 आधे थे उसमें। अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये भी। क्या बोला है? बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9 3 6 1 को विभाजित करेगी? ये 4 संख्या दी हो, सारी की सारी अपरिमेय है। अपरिमेय संख्याओं का कोई भी विभाजता का नियम नहीं होता। 11 का तो पता है विभाजता का नियम, तो हम एक काम करते हैं 11 से शुरू करते हैं। अब 11 की विभाजता का नियम क्या होता है आप बताओ? 11 की विभाजता का नियम क्या होता है? क्या बताया था 11 की विभाजता का नियम? अंक छोड़ो जोड़ो। क्या बताया था? अंक छोड़ो जोड़ो, अंक छोड़ो जोड़ो, अंक छोड़ो जोड़ो। 9 6 15 और यहां से 3 1 4, यानी कि यहां से 15 डिफरेंस ऑफ 4 कितना आया? 11 आया। अगर 11 आया है, अगर 15 डिफरेंस ऑफ 4 का मान अगर 11 आया है, 15 डिफरेंस ऑफ 4 का मान अगर 11 है, 11 आ जाए 0 आ जाए, वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाती है। मतलब ये संख्या हमारी 11 से कटेगी। किससे कटेगी? 11 से कटेगी भैया। ये जो संख्या दी हुई है 11 से कटेगी, और किसी से नहीं कटेगी। आप किसी से भाग कर लो, इन नंबर को उठाओ और इसमें भाग करके देख लो, और किसी से भी नहीं कटने वाली, सिर्फ 11 से कटेगी। तो 11 की डिविजिबिलिटी का मेथड आपको बताऊंगा। बहुत ही शानदार सा आंसर आ गया 11। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। 999 और 3000 के बीच में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 999 और 3000 के बीच में, 999 से लेके मतलब 999 को छोड़ के मतलब 1000, ठीक है, और 3000 के बीच में मतलब कि 2999 तक कितनी संख्याएं हो गई? आप बताओ कितनी संख्याएं? 3000 के बीच में कितनी संख्याएं हो गई? 3000 यहां तक लेके टोटल इतनी है, इसमें से 999 घटा दो, यानी 2000 संख्याएं। कितनी संख्या है भैया? 2000 संख्या है। ये यहां से लेकर यहां तक, इसको लेकर और इसको तक कितनी संख्याएं हुई? 2000 हुई। देखो ये अगर 1 से गिनती शुरू होती तो 3000 तक जाती, 1 से नहीं 0 से शुरू हुई है, 9 तक गई है, मतलब 10, और उधर बाकी 1000 अपने आप ही है।
तो यहां से 1000 है, ठीक है ना। कभी भी अगर आपसे पूछे कि किसके बीच, बीच कहेगा तो इसको और इसको छोड़ के उसके बीच की संख्या बतानी होती है। अगर कहता कि 900, जैसे मान लो कहता कि 999 से 3000 तक बोलता, तब 3000 को भी शामिल करते और तब आंसर 2001 बनता। लेकिन तक बोलता तब, यहां पे बीच बोला था तो बीच में लास्ट वाले नंबर को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अगर लेकर बोलता है, जैसे मान लो कहता कि 999 को लेकर यहां तक कितनी संख्याएं हैं, तक और लेकर दोनों बोलता है तो दोनों संख्याओं को लेना होता है। ये कुछ लॉजिक होते हैं जिनको आपको समझना होता है। इसका आंसर आया 2000, क्योंकि यहां से तक नहीं बोला था, बीच बोला था। अगला देखो, ये आपको दिया है कि 37.188 में आपको 3.6 का भाग करना है, मतलब 3.6 नीचे आएगा, 3.6 कहां आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। भाग कर दीजिए, 37 एकम 37, 36 एकम 36, ये 10 बार में था ना, तो पहले दशमलव शिफ्ट कर दिया यहां पे, तो 10 बार में जाएगा। अब 10 बार में देख लो ऑप्शन है कोई, 10 बार में यही ऑप्शन है, डायरेक्टली सॉल्व भी नहीं करना होता है, दिमाग लगाओ यार, सॉल्व करने की क्या जरूरत है, 3 3 आ गया। ये 10 बार में भाग जा रही, हमें पता चल गया। देखो 37 से कम 36 से कम 36, 11 बचा था, भाग नहीं जा रही थी, अगला नंबर लेना है। 11 बचा था, भाग नहीं जा रही थी, अगला नंबर लेना है, मतलब 0 बढ़ाएंगे। हमने ऑप्शन चेक किया कि 10 को लेके कोई भी ऑप्शन है, एक ऑप्शन मिल गया, तो वही हमारा आंसर है, हम आगे क्यों भाग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.33। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 से ही 1/4 मीटर लंबी रेस से इतना सही काटा जाए तो शेष रस्सी, अरे भाई एकदम घटा देना है, ठीक है ना। 10 दूनी के 20 21/2 में से आपको 4 पे 40 माइनस 45, ना 8 चौको 32 5 37, 37/8 को घटा देना है, सिर्फ घटाना है। अब छोटी छोटी कैलकुलेशन में आप घटा सकते हैं, 2 चौको 8, 21 चौक 84 माइनस 8 एकम 8 37, इसमें से घटाइए कितना आएगा, 47 आएगा, 47/8, इसका मतलब 5 सही 7/8, 5 सही 7/8, ये इसका आंसर है। क्या है, इतना लंबी रस्सी में से इसको घटा काटा जाता है तो शेष रस्सी की लंबाई पूछा है आपसे, तो आप बता सकते हैं 5 सही 7/8। अगला देखिए, 9 ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल में कितने पहिए हुए, ट्राईसाइकिल देखा है, रिक्शा जिसमें 3 पहिए होते हैं, ट्राई का मतलब हो गया 3, साइकिल मतलब समझ ही रहे हो, 3 पहिए वाला साइकिल। अब एक पहिया में 3 साइकिल, एक पहिया में 3 साइकिल नहीं, एक साइकिल में 3 पहिया, एक साइकिल में 3 पहिया, तो 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिया, 9 त्रिक 27 पहिया। एकदम आसान सवाल है ना। यूपी टीईटी 2011 का यह प्रश्न चल रहा है, यूपी टीईटी 2011 का ये श्रृंखला चल रहा है। यूपी टीईटी 2011 में ये सारे के सारे क्वेश्चन आए थे, बात समझ में। अगर आपको यूपी टीईटी के बैच को ज्वाइन करना है तो आप हमारे स्टडी 91 के एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है बैच का, दिवाली ऑफर चल रही है, इसे 999 रुपए का ये बैच है आपके लिए, ठीक है ना। 999 रुपए का बैच है, स्टडी 91 में जाइए एप्लीकेशन में, या फिर अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप ये नंबर अपने फोन में सेव कर लीजिए, 9455069191। स्टडी 91 की किसी भी समस्या के लिए नंबर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, बात समझ में। या फिर इस पे आप व्हाट्सएप या मैसेज कुछ भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको यूपी टीईटी में एडमिशन लेना है। बहुत ही शानदार सा रीजनेबल सी फीस है हर किसी को देखते हुए, ठीक है। और मैं एक बार फिर से कहता हूं, एक ऐसा एग्जाम है जो आपको पास करना है हमेशा, और वेट मत करो किसी भी चीज का, जितना जल्दी हो सकता है बैच को ज्वाइन करो, ठीक है। मेरा काम है जानकारी देना, बाकी आपकी। अगला देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 है, त्रिभुज का प्रकार, अरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया ये तो, 5, 12, 13, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसकी कहानी है, समकोण त्रिभुज की कहानी है। ये पाइथागोरस के प्रमेय को फॉलो करेगा। सबसे बड़ी भुजा इसकी कर्ण होती है, यानी कि 13 सबसे बड़ी भुजा। अब 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। जब पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है और इसकी कहानी क्या होती है। आज के जमाने में अगर किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से पाइथागोरियन ट्रिपलेट का खेल न खेला जाता हो। चाहे आप यूपीटीटी के 2020 वाले जो 8 जनवरी को पेपर हुआ था उसकी बात कर ले, या उससे पहले या उससे बाद कभी की बात कर ले, इसमें खेल होता ही होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है
वे संख्याएं जो पाइथागोरस के प्रमेय को फॉलो करती हैं, ऐसी तीन संख्याओं का नंबर है, ऐसे तीन संख्याओं का समूह जो पाइथागोरस के प्रमेय को फॉलो करती हैं, उन्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय तो हर किसी को पता रहता है, क्योंकि जब हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास कर जाते हैं तो हमें मैथ बायोलॉजी साइंस कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ सिर्फ कुछ बातें याद रहती हैं, जैसे जिसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस का प्रमेय। इसको बच्चा नहीं भूलता कभी भी, ठीक है ना भाई। चलो तो इसका आंसर हो गया। अगर मान लो समबाहु होता तो कैसे होता, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती। समद्विबाहु होता तो कैसे होता, इसमें दो भुजाएं बराबर होती। अधिक कोण त्रिभुज होता तो कैसे होता, किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता। इस तरह से त्रिभुज के प्रकार बहुत सारे होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है, समकोण त्रिभुज। बहुत ही शानदार सी बात है। अच्छा बताओ, 108 और 144 का लसा आपसे पूछा है, ठीक है। 108 और 144 का लसा, वैसे तो 108 और 144 का लसा जो परंपरागत मेथड है उससे आप लगा सकते हैं, ठीक है। परंपरागत मेथड कौन सी होती है, 2 से काटो फिर ये करो फिर वो करो, उस तरह से हर कोई जानता है, लेकिन कुछ यूनिक होना चाहिए इसमें। ऐसा क्यों करे, डायरेक्ट कॉमन देखो, देखो 18 छक्का इसमें होता है और 18 नवा इसमें होता है, नहीं 18 अट्ठे इसमें होता है, ठीक है। यानी 6 और 8 की कहानी है। 6 और 8 कितना, 24, 8 चौको 32 को 2, 18 दूनी के 36, 36 और 3 ये एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। इसमें तीनों में ना लसा चाहिए ना, लसा 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 लसा, तो इसमें भी है इसमें भी है। तो 8 और 6, 8 और 6 का देखो यहां से ये 18 हो गया, तो 18 कॉमन ही हो गया, और 6 और 8 का लसा, तो एक मिनट यहां समझिए, 18 छक्का 108, तो इसमें 2 का क्यूब है, इसमें 2 गुणे 3 है, तो 2 का क्यूब और 2 गुणे 3 मतलब क्यूब इधर भी है और 3 तो ले लिया ऑलरेडी, तो 2 का क्यूब लेना है। रुको ऐसे नहीं, सुनो कहानी बताता हूं, एकदम सिंपल तरीका, समझो ध्यान से। 108 और 144 इसका परमेयीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन वो करेंगे, क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 36 तिरिका 108 होता है या 27 चौक को 108 होता है। 2 का स्क्वायर गुणे 27 का मतलब 3 का क्यूब, और इसको लिखेंगे ये होता है 16 नवा 144, 16 नवा, 16 का मतलब 2 का 4 गुणे में 3 का स्क्वायर। आपको एलसीएम चाहिए, एलसीएम का मतलब जो छोटा नंबर है उसको ले लो, जिसकी घात बड़ी उसी को ले लो। 2 की पावर 4 लेना है, इसमें 3 का क्यूब लेना है, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 16 गुणे में 27, 16 7 112 को 2 हाथ से लगा, 11 16 दूनी के 32 और 11 43, 432 बना इसका आंसर। कितना बना आंसर, 432 बन गया इसका आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल कह सकते हैं। हाँ, और जैसे ये तो एक तरीका हो गया, जैसा तरीका मैं आपको बता रहा था उससे भी कर सकते हैं यार, बताओ उससे क्यों नहीं कर सकते, उससे क्यों नहीं कर सकते, मैजिक तरीका। ये तो बहुत बड़ा हो गया, फिर भी और आसान तरीके से किया जा सकता है। देखो लसा मसा एक ऐसा चैप्टर है ना जो खेल होता है पूरा। देखो कैसे करेंगे, जब मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैंने क्या बताया था, 18 गुणे 6, और इसको मैंने क्या बताया था, 18 गुणे 8, ठीक है ना। 18 18 कॉमन है, तो दोनों को मिला के लसा निकाल रहे हैं, 18 दोनों में आ जाएगा, और 6 और 8 का लसा कितना होता है, 24, तो 24 ले लिया। 18 चौक 72 को 2 हाथ से लगा, 7 का 18 दूनी 36 और 7 मिलके 43। आप इस तरह से भी लसा निकाल सकते हैं, ये भी तरीका होता है। लसा निकालने का मतलब जो कॉमन हो, जो कॉमन ना हो, सबको लेना होता है, लेकिन एक ही बार। बाकी जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा। 432 इज द राइट आंसर। 270 डिग्री माप का एक कोण एक उदाहरण है, किसका है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कोण जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। न्यून कोण का मतलब जब थीटा का मान 90 से छोटा होता है, न्यून कोण का मतलब जब थीटा 90 से छोटा हो, और ये तो 270 है तो न्यून कोण हो ही नहीं सकता, ठीक है। अधिक कोण का मतलब जब थीटा का मान 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, जब थीटा का मान 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से क्या हो, छोटा हो, तो अधिक कोण। समकोण का मतलब जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। अब देखो यहां थीटा का मान 90 है नहीं, यानी समकोण भी नहीं हो सकता, न्यून कोण भी नहीं हो सकता। अधिक कोण की बात करें, 90 से बड़ा 180 से छोटा, ये तो 270 है तो 180 से छोटा है नहीं, यानी अधिक कोण भी नहीं हो सकता। यानी मात्र एक ही कोण बना, कौन सा, प्रतिवर्तित कोण। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ये प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ये तो नया नाम है, कभी सुना ही नहीं। प्रतिवर्ती कोण को बोलते हैं बृहत कोण। क्या बोलते हैं, बृहत कोण बोला जाता है, रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्सिव एंगल है, बात समझ में भैया, ये रिफ्लेक्सिव एंगल है। बृहत कोण का मतलब होता है 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ रही बात, चलो नेक्स्ट।
प्रतिवर्ती कोण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाएं मतलब ऐसी दो सगी बहनें जो अपने आप से कभी मिली ना हो, जिंदगी भर नाराज रही हो, कभी उनका मिलन ना हुआ हो, उनके बीच की दूरी, या फिर आपके आंखों के बीच की दूरी, या फिर आपके कानों के बीच की दूरी, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जिनके बीच की दूरी, जिनका कभी मिलन ना हो। बताओ, दोनों आंख को मिलाया जा सकता है क्या? नहीं। दोनों कान को मिलाया जा सकता है क्या? नहीं। किसी भी चीज को मिलाया नहीं जा सकता। ऐसी चीज, रेल की पटरियां आपने देखा है, दो रेल की पटरियां कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। हाँ, दूसरी वाली आके पहली वाली के साथ मिल जाती है, लेकिन वो जो दोनों जाती हैं वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। तो कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं की ये रेखा आपस में पैरेलल होंगी। ऐसी रेखाएं जो अपने आप को जिंदगी भर में कभी एक दूसरे को ना काटे ना मिले, अपने आप से बराबर दूरी बनाए रखें। दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है भैया? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। अगला देखो, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और 1 मीटर गहराई है। आधा भरा हुआ टंकी के जल का आयतन बताओ। पहले पूरे टंकी का आयतन बता दो, वॉल्यूम। टंकी का आयतन होता है L गुणे B गुणे H। आपसे आधा टंकी का आयतन पूछा है तो आधा कर दो, आधा कर दो। L कितना है आप बताओ? 6 गुणे 2.4 गुणे 1 डिवाइड बाई आधा, आधा मतलब 2, 2 ने काट दिया इसको 3 बार में। 3 चौको 12 को 2, 3 दूनी के 6 7, 7.2 इज द राइट आंसर। 7.2 मीटर क्यूब इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान तरीके से आपने आंसर लगा दिया। अगला देखो, 7.2 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, 2 से ही 1/4 और 3/4 का योग। अरे भैया ये देखो, 4 दूनी के 8 1 9, 9 इसका भी 4 इसका भी 4, 4 दूनी के 8 1 9, 9 इसका भी 4 इसका भी 4, 4 4 मिलके सॉरी ये देखो, ये कितना 4 दूनी के 8 1 9/4 प्लस में 3/4, 9 3 12/4, 12/4 का मतलब कितना हो गया आंसर? 3। ठीक है, बच्चा तुक्का भी मारेगा तो क्या सोचेगा? बटा में दिया तो आंसर बटे में आना चाहिए, बटे में आना चाहिए, बटे में आना चाहिए, जबकि एक को आंसर बटे में नहीं आता। ठीक है ना? तुक्का भी नहीं काम करता। चलो, 496 और 318। एक बात मैं आपको सही बताऊं, ये 2011 का जो मैं पेपर करा रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी मतलब क्या बोलूं मैं कि 2011 में पेपर का लेवल कुछ नहीं था भाई। अगर मैं कराऊंगा आपको 2018 का पेपर, 2019 का पेपर, 2020 का पेपर, तो यहां से पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे 2020 का पेपर का देखोगे आप, प्राइमरी और जूनियर दोनों को उठा के देखिए तो पेपर का पेपर बहुत कुछ लैंग्वेज चेंज हुआ है, और उसको कराने में एक अलग ही मजा है, उसको कराने में एक अलग ही जुनून है अंदर से। कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। देखो, 496 और 318 के निकटतम, 496 योग 496 और 318 का योग कर दो। 8 से 14, 9 1 10 1 11 और 3 4 1 7, 7 1 8। इसका क्या रहा? निकटतम सैकड़ा। अब 800 के 14 के पास कौन सा सैकड़ा निकटतम है? ये दो सैकड़ों के बीच में है, 800 और 900। इसके निकटतम कौन सा है आप बताओ? ये 800 के सबसे निकटतम है या 900 के सबसे निकटतम है? तो आप कहोगे 800 के, यानी इसका आंसर कितना बनेगा? 800। कितना बनेगा? 800 इज द राइट आंसर बनेगा। अगला देखो, माइनस में 0.008 का क्यूब बताना है, घनमूल बताना है इसका क्यूब रूट में। एक किसी का तो घन होगा, बताओ। अगर 3 अंक में है तो दशमलव, घनमूल है अगर 3 अंक में तो 0.1 अंक में लगेगा। 0.1 अंक में खाली एक ही जगह लगा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख के भी कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं ना जो केवल ऑप्शन को देखो टनाक से आंसर, ये कहानी होती है कुछ सवालों में। बात समझ में? तो इसका आंसर तो इसी आ गया एकदम आसानी से। तो आपने आंसर बता दिया, इसका कितना आएगा? माइनस में 0.2। माइनस में 0.2 का 3 बार गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक है ना? हाँ, एक और बात बता दूं, वर्ग कभी भी घनमूल, आप कहते हो सर कर्णियां कभी नेगेटिव में नहीं होती, वर्गमूल अगर कभी, जैसे मान लो यहां पे ऐसे लिखा होता माइनस में 0.04, तो ये जिंदगी में नहीं हो सकता मैथ में। क्यों? कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, जो भी बच्चे मेरे से यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो इसको जरूर जानते होंगे। तो बात समझ में? इसका आंसर ये है, ये लिखा हुआ है करड़ी में 64 माइनस में क्यूब रूट ऑफ 64। इसका मान किसका स्क्वायर है? 64, 8 का। ये किसका क्यूब रूट है? 64, 4 का। 8 माइनस 4, 4 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही? बन गया आंसर। बहुत ही आसान होता है भैया, बहुत ही आसान है। अब इसको गुणा करना है। अब बताओ, यहां से देखो, 3.6 गुणे में 0.91। अब देखो कई सारे तरीके हैं इसको लगाने के। आप ऑप्शन बनाओ, शानदार से आपका आंसर ऑप्शन के इस भी से लग जाएगा। देखो, इसमें 0.1 अंक है, इसमें 0.2 अंक है, यानी जो इसमें दशमलव होगा वो 3 अंक पे लगेगा। ऑप्शन देखो कहां पे 3 अंक में दशमलव लगा है?
देखो इसमें दशमलव इधर उधर 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 0 अंक है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। इसमें दशमलव 2 अंक पे, ये भी नहीं हो सकता। इसमें दशमलव 4 अंक पे, तो ये भी नहीं हो सकता। इस पे दशमलव सिर्फ यही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल भी आपने नहीं लगाया और आंसर आपने लगा दिया। बस यही तरीका है, यही ओरिएंट करना है, यही स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए जो आपको टेट में अच्छे नंबर दिलाएगी। बात समझ में? सिर्फ क्वालिफाई हो गया हमें नहीं करना कि हम टेट पास कर गए ना, अच्छे नंबर भी चाहिए। ठीक है, चलो यहां से देखो, इसका गुणा भी तो कर सकते हैं। अब 36 का पहाड़ा किसको नहीं आता? 36 से कम 36 को 6, हाथ से लगा 3 का। अब 36 नवा, 360 में 36 घटाओ, 40 घटे 320, 4 जोड़ना है यानी कि 324 आ गया। 324 हाँ 324 आ गया, और 3 हासिल था तो 327 है। 36 नवा, ये तो ऑप्शन में भी समस्या है क्या? 3.6 गुणे में 0.91 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका गुणा करना, 36 से कम 36 को 6, 36 नवा, यह ऑप्शन नहीं बन सकता भाई, यह ऑप्शन गड़बड़ है इसमें कुछ। ठीक है ना, यह ऑप्शन क्या है? गड़बड़ है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूं कि इसका ऑप्शन सही क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से, 3.6 गुणे में 0.91 ऐसा लिखा हुआ है ना, देख लेते हैं। कभी कभी हो जाता है, देखो ये इसमें आंसर गलत आ रहा है, देख लेते हैं जरा। वैसे तो इसका ऑप्शन ये बनेगा ही नहीं, ये नहीं बन सकता, ये ऑप्शन गलत है। आप देख लो इसमें क्या बन रहा है यार, जो गुणा कर। अब ये सवाल के लिए क्या चेक करें, छोड़ो। 36 में 9 का गुणा करो, 36 9 कितना होता है? 324 होता है, और उधर से 3 हासिल था तो 327 आ जाएगा। ठीक है ना, तो दशमलव कितने अंक पहले? 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, यानी 3.327। यह ऑप्शन चारों का चारों गलत है। चलो कोई बात नहीं, अगला देखो। 1/3 लिखा है, प्लस में 7/9 लिखा है, भागे 7/10 लिखा है, गुणे में 1 सही 1/4 लिखा है। जैसे लिखा है मैं वैसे लिख दिया। अब इसका गुणा करना है एकदम सिंपल तरीके से, देखते हैं जरा। देखो पहले, अब यहां पे सरलीकरण का सवाल है, तो सबसे पहले तो इस भिन्न को सवाल करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो 1/3 को मत छुओ, 7/9 को मत छुओ, भागे इसको सॉल्व करिए। ये कितना हो जाएगा? 7/10 गुणे में 4 एकम 4, 4 एक 5, 5/4, 4 एकम 4, 5/4, ये आ गया। अब ये देखो कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 7/9, भाग का मतलब गुणा, और इसको जोड़ दो, 7×5 35 नीचे जाएगा, और 10 चौको 40 ऊपर जाएगा। यही हो जाएगा ना। अब इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, ये भाग है जहां पे, उसको गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा कर दो, 7 से 35 ने इसको उड़ा दिया, देखो 7 ने इसको उड़ा दिया 5 बार में, और बाकी तो कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, 5 ने इसको काट दिया कितनी बार में? 8 बार में। ठीक है ना भैया, देखो 7×5 35, और 5 ने इसको काट दिया 8 बार में, तो 8/9 बचा, यानी क्या बचा? 1/3 प्लस में 8/9। अब इसको सॉल्व कर, 9 लसा आएगा, 3 3 9, 8 3 11, 11। देखो 9 लसा आ गया, तो 9 है तो 3 3 9, यानी 3 बार, 8 3 11, 11/9, यानी कि 1 सही 2/9, 9 एकम 9, 1 सही 2/9, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत आसान सवाल है, सरलीकरण का है। देखो सवालों को बहुत ध्यान से लगाना है, ऐसा नहीं कि एक लाइन में नहीं हो सकता, क्या सर जल्दी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सवालों को, सरलीकरण के सवालों को हमेशा नियम से लगाया जाता है। किससे? बॉड मास का नियम है, वी बॉड मास का जो नियम होता है उससे लगाना होता है सवालों को। वी बॉड मास के नियम से लगाएंगे तभी आपका सवाल सही बनेगा। ठीक है ना, चलो तो 1 सही 1 2/9। अगला देखो, मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, क्या है? कुछ मार्बल है, ठीक है, होगा। उसमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। अच्छा आरंभ में उसके पास मार्बल, अच्छा बताओ, 14 खो गए हैं, 6 बचे हैं। आप बताओ 14 कहीं खो गए और 6 बचे हैं तो कितने रहे होंगे? 14, मान लो ये 14 है, ये 14 कहीं खो गए, और आपके पास, ये सपोज करो ये 14 है, ये कहीं खो गए, आपके पास अभी भी 6 बचा हुआ है, यानी आपके पास टोटल कितना था? ये 14 जो खो गया वो भी तो आपके पास था। 14 और 6 मिलके आपके पास कितना था? 20 था। अब ऐसे सवालों को क्या जरूरत है लगाने की, बताओ? कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, इसमें लगाओगे क्या? ठीक है ना,
तो ऐसे आसान से भिन्न को अवरोही, ये बड़ा आसान सवाल है भैया, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल हमेशा पूछता है, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, इस तरह का सवाल हमेशा पूछता है। अब चूंकि ये सवाल तो बहुत छोटा है, भिन्न के लिए मैंने आपको पूरी सवाल पढ़ा रखी है यूट्यूब पे, ये लेकिन बहुत छोटा है। अगर इसको देखेंगे तो इसको डायरेक्टली आप दशमलव में लगा कर सकते हैं। जैसे इसको देखो, 4 ही दिए हुए हैं, 3/8, ठीक है। फिर कौन सा है 5/6, फिर कौन सा है 2/3, फिर कौन सा है 5/9। ये भिन्नें बहुत छोटी हैं, ठीक है ना। अगर ये भिन्नें बहुत छोटी हैं तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं डायरेक्ट दशमलव में चेंज करके, 0.30 हो जाएगा, 8 3 24, फिर 8 7 56 5, ये आ जाएगा। इसको चेंज करो 0.8, 8 6 48, 2 3 3 जाएगा। इसको चेंज करो 0.667 चला जाएगा, और इसको चेंज करो 0.55 चला जाएगा। अब आपको बताना है कि आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, अवरोही का मतलब घटता हुआ, ठीक है ना। तो बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है, मतलब जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखना है। सबसे छोटा कौन सा है, ये 3/8। जिस ऑप्शन में 3/8 पहले है वही उसका आंसर होगा। आप कहोगे सर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं होगा, ये तो पहले गलत हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद कौन सा है, बढ़ता हुआ मतलब उसके बाद वाला, उसके बाद है 5/9। 3/8 के बाद 5/9 होना चाहिए। 3/8 के बाद ये 5/6 नहीं हो सकता, ये 2/3 है, ये भी नहीं हो सकता। मतलब ये 2 ऑप्शन गलत हो गए, और ये तो पहले ही गलत है, मतलब यही वाला इसका आंसर है, ठीक है। फिर 2/3 है, और सबसे बड़ा 5/6। तो ये तो भिन्न का बहुत ही छोटा सा टाइप था, तो हमने इजीली इसको दशमलव में बदल लिया। वरना भिन्न के बहुत सारे तरीके हैं भिन्नों को छोटा बड़ा सीखने के लिए, और वो मैं आपको सिखाऊंगा कि भिन्नों में कैसे छोटा बड़ा सीखा जाता है, मैं सब आपको सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। कौन सा ये ऑप्शन लिखा हुआ है। अगला देखो, 9 + 7 भागे 4 × 5। अब इस सवाल को लगाना है ना भैया। अब देखो एक चीज देखो कि ये ब्रैकेट में रखा है और बाकी ब्रैकेट में नहीं है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो पहले इसको सॉल्व कर, 9 7 16, 16 भागे 4 × 5। अब पहले भाग की पहले गुणा, पहले भाग करना है। 16 में 4 की भाग होगी तो 4, 4 × 5 यानी 20 आ गया आंसर। कितना बनेगा आंसर, 20 आ जाएगा। अच्छा, पहले किसको सॉल्व किया वो यहां पे मेंशन कर देता हूं। पहले आपने इसको सॉल्व किया, 16 भागे 4 को, 16 में 4 से भाग करोगे तो 4 आएगा। अगला देखो 20 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। ये व्यास दिया है, परिधि बराबर क्या होता है, सबको पता है 2πr। अब सारे बच्चे या सारे जो लोग भी तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि r निकाल लें, उसके बाद फिर कुछ करें। अरे क्यों करना, क्यों r निकालना, क्यों कुछ सोचना। अच्छा बताओ, इसको थोड़ा डिपली कर दो, पाई गुणे में ये 2r ही तो है, और व्यास का मतलब क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, तो त्रिज्या ही तो है, 2 गुणे त्रिज्या यानी कि व्यास ही तो है जो यहां पे लिखा है। पाई का मान रखो 22/7 गुणे में इसका मान है 3.5। ये जो व्यास है ना, व्यास का मतलब ही होता है 2r, और 2r का मान ही 3.5 दिया है, ठीक है ना भैया। अब इसने इसको उड़ा दिया कितनी बार में, 0.5 टाइम्स में। 22 × 110 मतलब 11 बनेगा इसका आंसर, ठीक है ना। शानदार सवाल का शानदार सॉल्यूशन का शानदार आंसर, ठीक है, 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, 8 की ग्रह 350, 8 kg 350 में से 3 kg 178 ग्राम को घटाना है, इसको घटाना है इसमें से, तो सिंपली घटा दो। यहां से ये गया तो यहां बचा 2, यहां बचा 14 में से 7 गया तो 7, और यहां बचा कितना 1, 172, और यहां पे गया तो 5 kg, 5 kg 172 ग्राम बचा है, 5 kg 172 ग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला। अब ये तो बहुत ही आसान था, ये तो बहुत ही आसान था। अब मान लो सवाल को उल्टा कर देता, तब क्या करते आप, मान लो यहां पे कह देता कि 178 ग्राम ऊपर लिखा है और 350 नीचे लिखा है, तब क्या करते हैं, इस कंडीशन में क्या करना होता। चलो जो सवाल दिया था वो तो बहुत ही आसान था, उसका आपने आंसर निकाल लिया। लेकिन ऐसा सवाल दिया हो जब सवाल को घुमा दे। देखो जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो उससे रिलेटेड जितने टाइप के सवाल बनते हो सब मैं आपको बता देता हूं। अब यहां से आप घटाओगे तो ये घटेगा नहीं, आपको समस्या होगा। तो आपको क्या करना होता है, हमेशा जब भी आप गलती ना करो, माइनर मिस्टेक्स भी ना करो। मेजरमेंट के सवाल बहुत ही खतरनाक होते हैं, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक से सवाल गलत हो जाते हैं। यूपीटीईटी में यही होता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं जरा, तो इसको भी ग्राम में बदलो तो ये कितना हो जाएगा 8178, इसको ग्राम दोनों को जोड़ दिया, इसमें 8000 ग्राम और इसको जोड़ दिया तो इतना, ये कितना हो जाएगा 3350। अब इन दोनों को घटा लीजिए, दोनों को आपने ग्राम में बदल लिया है।
अब आप घटा सकते हैं आसानी से, वो संख्या बड़ी है छोटी है, तो यहां आ जाएगा 8, यहां आ जाएगा 2, और यहां ये कितना हो गया 11, 11 में से 3 गया तो 8, और यहां 7 में से गया तो 4, यानी इसको क्या लिखेंगे आप 4 kg और 8 ग्राम। देख लेना बाकी कैलकुलेशन, 8 kg 8 ग्राम हो गया। मतलब अगर सवाल उल्टा करे, अगर सवाल घुमा दे, अगर मान लो इधर वाली संख्या छोटी इधर वाली संख्या बड़ी कर दे, तो भी आंसर निकाला जा सकता है, बशर्ते सबको ग्राम में बदल करके। ठीक है ना, तो रेडी फॉर दिस, जो भी बच्चे यूपीटीटी वाले हैं इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान दिया करो। ठीक है ना भैया, चलो नेक्स्ट देखो, मान निकालिए -2 गुणे -3 गुणे -4 गुणे -5 गुणे -6। अब मैं आपको सीसीबी बताता रहता हूं हमेशा, जब भी मैं आपको बताता हूं सीसीबी बताता रहता हूं। सीसीबी में मैं आपको बताता हूं कि जब भी माइनस माइनस का गुणा होता है तो +1 हो जाता है। ठीक है ना, सीसीबी जब मैं भी आपको बताता हूं, और मैं आपको बताता हूं -1 और गुणे में +1 का गुणा हुआ तो इसका आंसर -1 होता है। ठीक है ना, ये सीसीबी की बातें हैं। अब सीसीबी क्या होती है, सीसीबी का मतलब हो गया छोटी छोटी बातें। ठीक है ना भैया, तो ये इसका आंसर आ गया कि जब भी माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखो माइनस कितनी टाइम से जरा जोड़ो, यहां से आपने कहा कि सर माइनस को काउंट कर लेते हैं, -1 2 3 4 5, सब में माइनस लगा है तो 5 बार माइनस है। अब पांचों माइनस का हम गुणा करेंगे, 5 बार माइनस है, देखो 2 माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, 2 माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, लेकिन इस प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो आंसर इसका माइनस में आना है। अब आंसर माइनस में आना है, 2 आंसर माइनस में दिए, पहली बात तो ये और ये खत्म हो गया, यानी 2 आंसर बचे हुए हैं अभी भी। हम दोनों ऑप्शन को लगाते हैं, अब सिंधुली गुणा कर दो, 2 3 6 6 चौक 24, 24 5 120, अब 120 छक्का 720, माइनस में 720 इज द राइट आंसर, ये भी गलत। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप सवालों को लगा सकते हैं, बहुत ही आसान मेथड होता है सवालों को लगाने का, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है कि आप ना लगा पाए। चलो ये देखो, शुरू में तापमान 18 डिग्री बढ़ता है, ठीक है, और फिर 23 डिग्री घटता है, तो यदि प्रारंभिक तापमान 27 हो तो अंतिम तापमान क्या होगा? अब प्रारंभिक तापमान दिया 27, देखो 27 है, पहले 18 डिग्री घटा तो 18 डिग्री घटा दो, ठीक है, 18 डिग्री घटाओ कितना बचा? 9 बचा, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर 23 डिग्री बढ़ जाता है, तो फिर इसमें 23 डिग्री जोड़ दो, 23 डिग्री बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हाँ, एक मिनट, फिर 23 डिग्री बढ़ जाता है, नहीं पहले बढ़ता है बाद में घटता है, ओहो, मतलब मामला गड़बड़ हो गया है। यहां देखो, पहले बढ़ता है तो पहले बढ़ाओ, 8 7 15, 2 1 3 1 4, ये हो गया। अब इसमें आपको कह रहा है कि 23 डिग्री घट जाता है, 23 घटा दो, ये 2 आ गया और 2 आ गया, तो अंतिम तापमान कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान सवाल है, बस लैंग्वेज का हेरफेर है भैया, इसी लैंग्वेज के सवाल बनते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इस लैंग्वेज के सवाल को कैसे लगाएं। ये अजीब अजीब से लैंग्वेज हो जाते हैं, बढ़ता है घटता है, कंफ्यूजन सा हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं रखना आपको एकदम, ठीक है ना। अगला देखो, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्या का योगफल कितना होगा? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1000 है, बृहत्तम संख्या 4 बार 9, इनका योग पूछा है 9 9 9 और 9 1 10, 10,009, ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में? ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, तो आपने इसका आंसर लगा लिया, ठीक है भैया। चलो, होप कर रहा हूं कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि स्टडी 91 आपके लिए लेके आया है बहुत ही शानदार सा पाठशाला बैच। स्टडी 91 आपके लिए बहुत ही शानदार सा लेके आया है पाठशाला यूपीटीईटी बैच, जिसका नाम है पाठशाला बैच, ठीक है ना। किसके लिए? यूपीटीईटी बच्चों के लिए, चाहे आप प्राइमरी के हो या जूनियर के हो, इसको जरूर ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना। अब पाठशाला बैच की खासियत क्या है कि ये अभी बैच आपको, जिस बैच का अमाउंट है 999 रुपया, लेकिन अभी ये बैच 999 में नहीं, आपको सिर्फ 999 में मिल रहा है, 1999 में नहीं, सिर्फ आपको 999 मिल रहा है। दिवाली ऑफर है आपके लिए, समझ रहे हो ना, हर जगह ऑफर है, और डिस्काउंट में पढ़ाता हूं तो सोच के बताओ कितना डिस्काउंट हुआ, ठीक है। तो 999 रुपए का है ये बैच, जिसको आप परचेस कर लीजिए। बहुत ही कुछ एकदम सिंपल तरीका है परचेस करने का। आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे आपको पेड बैच में मिलेगा यूपीटीईटी, ठीक है ना। उस बैच में जाइए, एनरोलमेंट करिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल करिए 94 55 06 91 91, ये स्टडी 91 का ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या आती है पेमेंट रिगार्डिंग तो। लेकिन मस्ट ज्वाइन करिए, क्योंकि किसी भी नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, समय बर्बाद मत करिए, समय से पहले बैच मिल रहा है, समय से पहले तैयारी करिए, एग्जाम होगा, ये सब कुछ प्री डिसाइड है, ठीक है। होप कर रहा हूं कि मेरी बातें समझ में आ रही होंगी।
ठीक है भैया, चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही बहुत है। आज हमने 2011 के पेपर किए, नेक्स्ट हम आगे के पेपर करेंगे, इसी तरह से प्रीवियस ईयर सारे करेंगे जो भी यूपीटीटी के हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।